3 दिसंबर 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर सुप्रीडेंट एच.एस. बुर्वे एंड डिप्टी स्टेशन सुप्रीडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी नाइट की ड्यूटी कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सैम द एक्सप्लेनर पे। रात के 1 बजे के करीब स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है। फिर दस्तगीर अपनी केबिन से बाहर आते हैं कि तभी उनकी आंखों में जलन होने लगती है। फिर दस्तगीर अपने सीनियर बुर्वे को खोजने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि बुर्वे जमीन पर पड़े हुए हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि बुर्वे मर चुके। उन्हें समझ आ जाता है कि ये हो क्या रहा है। भोपाल जंक्शन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, जहां एक बेहद ही खतरनाक हादसा हो गया है। तकरीबन 50,000 पाउंड जहरीली गैस इस फैक्ट्री से लीक होकर शहर के चारों तरफ फैल रही है। अब स्टेशन पे सबसे सीनियर दस्तगीर ही हैं। ये फैसला लेते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को उसके निर्धारित समय से पहले ही रवाना कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गैस से बचाया जा सके। स्टेशन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही। चारों तरफ लोग खांस रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक हमीदिया हॉस्पिटल, उन दिनों इस हॉस्पिटल में 1200 बेड की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के 1:15 पर पहला पेशेंट पहुंचता है और वो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है, और उसके सिर्फ 5 मिनट बाद ही हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती। समय था 1:25। उस कार्बाइड फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 कॉल्स के बाद उनको जवाब ये मिलता है कि एवरीथिंग इज ओके सर, पर तीसरी कॉल पर जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है। रात के 2:10 पर पेशेंट की संख्या लगभग 4000 पहुंच चुकी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता चलता है कि सीनियर एच.एस. बुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकलने का इशारा करते हुए मारे गए। स्टेशन और अस्पताल में मौजूद डॉक्टर जहां एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों की जान बचाने के लिए, वहीं दूसरी ओर इन्हें असल में पता ही नहीं था कि इस बीमारी से लड़ा कैसे जाए। ज्यादातर डॉक्टरों ने आंखों में हो रही जलन के लिए आई ड्रॉप दे दिए, सूजन के लिए एस्टेरॉइड दे दिए और पेट दर्द के लिए एंटी एसिड्स। पर असल इलाज तो तभी मुमकिन था जब पता हो कि यह गैस है कौन सी। यह MIC है, फास्जीन है या हाइड्रोजन साइनाइड। दिसंबर 1981 की बात है कि इस फैक्ट्री में काम कर रहे मोहम्मद अशरफ की मौत हो गई थी फास्जीन की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी बोल रही थी कि यह MIC है, इससे कुछ होगा नहीं। वैसे फास्जीन 1 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइज हो जाती है। क्योंकि भोपाल में दिसंबर की ठंड थी, तो यह अंदाजा लगाया गया कि यह गैस फास्जीन ही होगी, क्योंकि MIC को वेपोराइज होने के लिए लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। किसी को यह नहीं पता था कि जिस समय पे यह हादसा हुआ उस टाइम फैक्ट्री की टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस थी। अमेरिका में बैठे कैम्ब्रिज के मेडिकल डायरेक्टर विपिन अवासिया ने कहा कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट किया जा रहा है तो तब को एंटीडोट पर सोडियम थायोसल्फेट ही दिया जाना चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब MIC जलती है तो ब्रेकडाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड। फिर 10 दिन बाद भोपाल में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपिन अवासिया ने अपना बयान वापस ले लिया और बोला कि अगर यहाँ पे कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई तो यह एंटीडोट बेकार है। कंपनी ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि MIC साइनाइड नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत देर से आई थी। इस समय तक हॉस्पिटल में काफी संख्या में पेशेंट थे और इलाज का इंतजार कर रहे। तड़पते लोगों की मदद के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउनर सोडियम थायोसल्फेट की 50,000 डोज के साथ भोपाल आते हैं। जब सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल हुआ तो पाया गया कि ये सक्सेसफुल था। कई सारे पेशेंट्स रिकवर भी कर रहे थे इसकी मदद से। तभी एक पेशेंट की मौत हो जाती है और खबर फैल जाती है कि यह जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थायोसल्फेट से हत्या कर दी। इसी वजह से इस डॉक्टर को एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल पर रोक लगा देते हैं। मध्य प्रदेश के हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर MN नागू 13 दिसंबर को सर्कुलर में बताते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल सोडियम थायोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज
correctly and conclusively proved in the laboratory that it is cyanide poisoning. ये सब होने के बावजूद भी कुछ लोग कन्विंस थे कि सबको साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है, और ये इसलिए क्योंकि जब सोडियम थायोसल्फेट का यूज हो रहा था तो कुछ लोगों पर इसके सकारात्मक इफेक्ट देखने को मिले थे। दूसरा, जब मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्र ने लाशों की ऑटोप्सी करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के आसार मिले, तो उन्होंने कहा कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज करना ही ठीक होगा। कई हफ्तों के बाद ICMR भी डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाना चाहिए। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतना कंफ्यूजन पैदा हुआ कैसे MIC और साइनाइड को लेकर। इसका जवाब ये है कि कंपनी बहुत बड़े कंपनसेशन की लपेटे में थी, पैसा बचा सकी इसके लिए MIC के प्रभाव को कम दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से सरकारी अथॉरिटीज भी इसमें कंफ्यूज हो गई, जिसके कारण और जाने गई जो कि सही इलाज से बचाई जा सकती थी। और तो और मैंने वीडियो की शुरुआत में जिनकी कहानी आपसे बताई, कम से कम वो खुद की जान बचा पाते, पर वो अपनी आखिरी 19 साल हॉस्पिटल में बिताते हैं, फिर 2003 में जाकर के उनका डेथ हो जाता है। सबसे अजीब बात इस घटना की ये है कि पहले वार्निंग दी गई थी लोगों के द्वारा, कह रहे थे इस फैक्ट्री में सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। यह इन सब के बावजूद ना तो कंपनी और ना ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई एक्शन लेते हैं।